सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। टेक्निकल वजह से थोड़ी क्लास विलंब हो गई, तो मैं विजन आईएएस की तरफ से आप लोगों को उसके लिए ना आप लोग इतने धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहें। तो खैर हम लोग समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करेंगे। आज पहली क्लास है, तो मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ, और उसके बाद जो जो टॉपिक्स हम लोग क्लास में आज चर्चा करने वाले हैं, मैं उसके बारे में बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ। मैं फिर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में लोक संघ सेवा आयोग परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में हर वर्ष लगभग 12 से 15 प्रश्न जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पूछा जा रहा है। इसके साथ ही जीएस के तीसरे पेपर में, सामान्य अध्ययन तीसरा पेपर मुख्य परीक्षा में, वहां पर 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा में जो है पर्यावरण विषय से पूछा जा रहा है। अगर हम विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का अगर हम समीक्षा करें, तो हम ये पाते हैं कि पर्यावरण विषय में यूपीएससी परीक्षा का एक ट्रेंड होता है ना। कई चीजें जो है वो ट्रेंड के अनुसार चलता है। कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर यूपीएससी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर 2-3 वर्ष पूछने के बाद फिर उस टॉपिक से प्रश्न नहीं आता, फिर नए टॉपिक पर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, एक टॉपिक यहां पर आता है जो 2011, 2012, 2013 के प्रश्न पेपर को हम देखें तो पारितंत्र पर सवाल पूछा गया। इकोसिस्टम या पारितंत्र है ना, पारिस्थितिकी तंत्र विषय पर, जैसे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल है ना, उस पर सवाल पूछा गया। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऐसे जो जैव भू रसायन चक्र या पोषक चक्रों पर प्रश्न पूछा गया। और केवल ये लोक संघ सेवा आयोग परीक्षा की बात नहीं है, आप तमाम जितने भी राज्य स्तर पे सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराया जाता है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या आरएएस हो या एमपीपीएसीएस हो या जो भी परीक्षाएं, आप देखेंगे कि लगातार इसमें जो है पारितंत्र के संदर्भ में 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक अहम टॉपिक है जहां पर आपको 1 से 2 प्रश्न जो है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है पारिस्थितिकी के संदर्भ में, पारितंत्र के संदर्भ में पूछा जाता है। दूसरा जो अहम विषय आता है जिसमें लगातार यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह है जैव विविधता के बारे में, है ना, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है ना। जैविक विविधता एक महत्वपूर्ण विषय है और इसमें लगातार पिछले 10 वर्षों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैव विविधता टॉपिक में अगर हम यहां देखें तो इसमें लगभग जो है 6 से 7 प्रश्न जो है प्रारंभिक परीक्षा में जैव विविधता टॉपिक पे पूछा जाता है। अब इनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, जैसे में अगर मैं इसको संक्षेप में मैं आपको उसका वर्गीकरण कर दूं कि क्या क्या इसमें टॉपिक है जहां लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला इसमें आता है संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में प्रश्न होता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, प्रजातियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इस बार 2020 के परीक्षा पेपर में कस्तूरी मृग के बारे में पूछा गया है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, ठीक है, राजस्थानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाला यह एक विशेष प्रकार की पक्षी प्रजाति है जो भारत में और राजस्थान और गुजरात के कच्छ है ना, सौराष्ट्र के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक समय ऐसा था जहां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो संख्या जो थी वो काफी थी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी पाए जाते, लेकिन अब सिमटकर कम हो गया। 2019 का अगर पेपर ले तो उसमें एशियाई शेर के बारे में पूछा गया। गुजरात के गिर वन में पाए जाने वाला, भारत में गिर वन में पाए जाने वाला एशियाई शेर, उसके बारे में। भारतीय चीता, आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स में समसामयिकी में आप ये पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के द्वारा अभी कहा गया है एनटीसीए को, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण को कहा गया है कि उसके लिए एक मसौदा तैयार करें कि किस प्रकार हम चीता को नमीबिया, अफ्रीका के नमीबिया राष्ट्र से भारत में हम पुनर्स्थापित कर सकें, है ना। ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। तो चाहे वो कोई स्तनधारी हो या कोई पक्षी हो या कोई उभयचर हो या सरीसृप हो, जैसे सरीसृप में उदाहरण आता है कछुआ, है ना, समुद्री कछुए जो है, सी टर्टल कहा जाता है, जैसे कि
उड़ीसा के गहीर माथा में ओलिव रिडली कछुआ का आना होता है इस समय, है ना। ठंड के समय में, सर्दी के समय में कछुए जो हैं प्रजनन करने के लिए, अंडे देने के लिए काफी संख्या में गहीर माथा में आते हैं, है ना। तो कछुआ क्या आता है, सरीसृप आता है। तो ऐसे जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जो भारत में पाई जाती हैं और जो आज मानवीय कारणों से संकट में है, इस विषय में यूपीएससी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग इस बारे में चर्चा भी करेंगे। संकट प्रजाति एक है, फिर यहां पर है संरक्षण के बारे में। दूसरा जो विषय आता है संरक्षण आता है, प्रजाति संरक्षण। जैसे IUCN रेड डेटा बुक में जो भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना, संकटापन्न, एंडेंजर्ड, सुभेद, वल्नरेबल, ऐसे जो प्रजाति हैं, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की जो मंत्रालय है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही है। जैसे बाघ के लिए भारतीय बाघ परियोजना है, प्रोजेक्ट टाइगर है। हाथियों के लिए परियोजना हाथी परियोजना चलाई जा रही है ना। तो अलग अलग प्रकार के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अलग अलग प्रकार की ऐसी परियोजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मदद से, की सहायता से चलाई जा रही है। तो संरक्षण में जो है, तो हम लोग इसमें दो ऐसे महत्वपूर्ण जो हमें पढ़ना है वो है स्वस्थाने, जिसे इन सिटू कहते हैं, और दूसरा होता है परस्थाने, जिसे एक्स सिटू कहा जाता है ना। स्वस्थाने और परस्थाने संरक्षण, ये मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊंगा। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हो गया, अभ्यारण्य, सैंक्चुरी, है ना। फिर जीव मंडल आगार या जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऐसे जो संरक्षित क्षेत्र है वो स्वस्थाने होता है, जहां हम आवास स्थल में, जहां वन्य जीव पाए जाते हैं, जो संकटग्रस्त प्रजाति होता है, हम उनके प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण करते हैं। जबकि वनस्पतिक उद्यान, है ना, या प्राणी उद्यान, बीज बैंक, जो कि परस्थाने हैं, एक्स सिटू है, जिसके द्वारा हम ऐसे संकटग्रस्त प्रजाति जो लुप्त होने वाले, लुप्त प्राय प्रजाति है, हम उनका संरक्षण प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में कई बार मानचित्रीकरण के तौर पे, है ना, इसके जो है, इसको भूगोल और जीव विज्ञान या पारिस्थितिकी जोड़कर, ठीक है, इसको कहा जाता है जैव भूगोल, है ना। तो जैव भूगोल जो है, इसमें हमें जैव भूगोल के संदर्भ में यहां पर आता है, बायो ज्योग्राफी कहा जाता है। हमें मानचित्रीकरण पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बाघ का रिजर्व है जो राज्य में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरिस्का, है ना, राजस्थान के सरिस्का अलवर जिला में पाया जाता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ठीक। अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में तीसरा बाघ का रिजर्व घोषणा की गई है, वो है मुकुंदरा पर्वत, जो कोटा के निकट है, ठीक है। कॉर्बेट, आप कॉर्बेट के बारे में जानते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना, रामनगर उत्तराखंड में अवस्थित बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और बाघ का रिजर्व भी है। लेकिन अमनगढ़, एक जो कॉर्बेट का बफर क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में आता है, उसकी घोषणा की गई है ना। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या बाघ का रिजर्व। अभी हाल ही में पीलीभीत को बाघ का रिजर्व घोषणा की गई है। तो ऐसे भारत में 50 की संख्या में बाघ के रिजर्व है। उसी प्रकार हाथी रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। तो कई बार डायरेक्ट सवाल, प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जाता है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, यानी कि आपको मैपिंग के द्वारा करना होगा, मानचित्रीकरण के द्वारा करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आता है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है, जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, अभिसमय के बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता के संदर्भ में जो अभिसमय है, जिसे कन्वेंशन कहा जाता है ना। कई बार आप ये अंग्रेजी शब्द कन्वेंशन पढ़ेंगे, है ना। कन्वेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संधि कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौता, करार या अभिसमय जैव विविधता के संदर्भ में, जैसे CBD, रामसर अभिसमय, रामसर संधि, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नम भूमि अथवा आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर अभिसमय है, ठीक है।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, वेटलैंड बोलते हैं इंग्लिश में, नम भूमि को वेटलैंड कहा जाता है, जो हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे कि नम भूमि क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनका महत्व क्या है एक पारितंत्र के रूप में। ये सभी चीज़ों को मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। आज तो पहली क्लास है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो अभिसमय है, अभिसमय में जैसे कि यहाँ पर आता है सीबीडी आ गया। सीबीडी के तहत जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता होता है जहां सदस्य राष्ट्रों को बाध्य किया जाता है उनके जो भी दिशा निर्देश या जो भी उसमें गाइडलाइंस दिया है उसको पूरा करने के लिए। तो कई बार कन्वेंशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होते हैं जो राष्ट्र की सरकारों के द्वारा उसको पूरा किया जाता है, जो उसके हस्ताक्षरकर्ता या जो उसके पक्षकार राष्ट्र होते हैं उनके द्वारा पूरा किया जाता है। तो जैसे सीबीडी है, सीबीडी के साथ यहाँ आता है साइट्स, जो कि संकरगढ़ प्रजातियों के सामग्रियों का, अंगों के व्यापार का को नियंत्रण करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करने के लिए साइट्स अभिसमय है। फिर प्रवासी प्रजातियों के लिए सीएमएस आता है, बौन अभिसमय कहा जाता है इसे, है ना, बौन अभिसमय या सीएमएस कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज कहा जाता है, जो कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए है ना। फिर यहाँ पर जो मैंने बताया कि नम भूमि के संरक्षण के लिए रामसर, है ना, रामसर अभिसमय आता है, जो कि वेटलैंड या नम भूमि के संरक्षण के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पे रामसर अभिसमय। और लगातार यहाँ प्रश्न पूछा जाता है रामसर स्थल के बारे में। भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या बढ़ चुकी है। वर्तमान जो सरकार है और केंद्रीय जो मंत्रालय हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अब कई राज्यों में जो पहले जहां पर नम भूमि को रामसर स्थल नहीं घोषणा की गई थी, अब नए की जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि कंवर झील, है ना, अभी हाल में करंट अफेयर्स में कंवर झील के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर महाराष्ट्र में नंदुरबाग में नंदुर मधमेश्वर नवीन रामसर स्थल की घोषणा की गई। ये मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, अभी आपको चिंता नहीं करना है। जब मैं इस टॉपिक पे, विषय पे मैं आऊँगा तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल चर्चा में करूँगा कि रामसर स्थल क्या है, इसकी घोषणा किस आधार पे की जाती है, ये हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि यह जो विषय है बहुत ही व्यापक विषय है ना, बहुत ही डायनामिक विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभिसमय के बारे में। फिर यहाँ पर आता है कानून, जो है जो अलग अलग तरह के जो विधान या जो विधि या कानून है ना, कानून के विषय में जैव विविधता के संदर्भ में। जैसे भारत में वन्य जीवों के संरक्षण में जो है वन्य जीव अधिनियम, यहाँ तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ठीक है। इसके साथ साथ वन संरक्षण पे अलग अलग कानून है हमारे देश में। जैव विविधता के संदर्भ में कानून वहां पर है, तो हम लोग उसके प्रावधानों को पढ़ेंगे। जैसे इस बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो पादप होते हैं, पौधे, उसके प्रकार में जो उसमें अविशिष्ट जो सूची होती है, 6th शेड्यूल के बारे में पूछा गया, है ना। तो ये इस तरह की कई चीजें हैं जो कानून के तौर पे, वैधानिक तौर पे हमें इसके बारे में जानना चाहिए। फिर साथ साथ में यहाँ पर कई चीजें जो कार्यक्रम होते हैं, जो राष्ट्र केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, जो उसकी नीतियों के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये करंट अफेयर से, समसामयिक से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे, दोनों परीक्षा के संदर्भ में, प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर टॉपिक आता है वह है प्रदूषण विषय आता है ना। आज वर्तमान समय में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। पर्यावरणीय प्रदूषण आज एक गंभीर वैश्विक समस्या है और साथ में राष्ट्रीय समस्या है। और आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप कई चीज़ों को अखबार में पढ़ते हैं, करंट अफेयर में पढ़ते हैं। जैसे दिल्ली में वायु प्रदूषण, है ना, सर्दियों के समय में वायु प्रदूषण, जो स्मॉग होता है, धुंध जो होता है ना, ये हमेशा अखबारों में होता है, टीवी चैनलों में होता है, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी का जो प्रदूषण है, नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और केवल गंगा नदी ही संदूषित नहीं है,
गंगा नदी के अलावा भारत में और भी कई नदियां हैं जहां पर नदी प्रदूषण हो रहा है औद्योगिक क्रियाकलापों से या घरेलू क्रियाकलापों से जो हम निर्वहन करते हैं, अपशिष्ट वगैरह जो होता है जो नालों से होते हुए नदियों में जाता है और नदी का प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। कई बार आप पढ़ते तेल रिसाव, ऑयल स्पिल, है ना, तेल का रिसाव के बारे में अखबारों में पढ़ने को मिलता है ना। तो चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो या नाभिकीय प्रदूषण हो, न्यूक्लियर पोल्यूशन, न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह जो है, या आप सभी को पता है ई कचरा, ई अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, ई वेस्ट कहा जाता है, ठोस अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, है ना, फिर साथ साथ में जो घातक अपशिष्ट प्रबंधन। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। इसमें भी लगातार आप देखेंगे 2 से 3 सवाल, है ना, मैं एक रेंज बता रहा हूँ, इसमें कई बार परीक्षा में 4-5 सवाल भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक रेंज में बता रहा हूँ कि लगभग 3 प्रश्न जो है आपको प्रदूषण संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा रहा है। मुख्य परीक्षा में भी आपसे समाधान, इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए, क्या सुझाव होना चाहिए प्रदूषण को निवारण करने के लिए, ऐसे सवाल भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो यहाँ प्रदूषण संदर्भ में अगर बात करें तो प्रदूषण के संदर्भ में जो है यहाँ कारणों का, क्या कारण है, किन कारणों से प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, इसके स्रोत क्या क्या है, क्या स्रोत है, क्या कारण है, क्या इसका प्रभाव है, दुष्प्रभाव क्या मानव स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे, है ना, पौधों पे, जंतुओं पे, ठीक है, इन संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसके लिए फिर यहाँ पर क्या है, इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, इसको हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण एवं निवारण जो है, नियंत्रण के तौर पे और निवारण के तौर पे जो है। इस संदर्भ में कई बार जो है जो नीतियां होती है ना, कई चीजें जो है, जो नीतियां हैं जिसको भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है या अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, कई बार नवीन कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा लाया जा सकता है प्रदूषण के रोकथाम के लिए, उसके लिए कार्य किए जा सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ में हमें यहाँ पर कानून के बारे में भी जानना, जो उसका वैधानिक तौर पे है कानून वगैरह, उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, है ना। तो जैसे विधि हो गया, प्रदूषण के संदर्भ में हमारे देश में, है ना, कई कानून हैं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण कानून आता है जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974, जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, सीपीसीबी और एसपीसीबी आता है। बाद में चलकर केंद्र सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 लाया गया, जो कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में है। और फिर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, है ना। कई बार आप अखबारों में पढ़ते हैं हरित न्यायाधिकरण, है ना, जो राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के बारे में पढ़ते हैं आप, ठीक। उनको भी संसद के कानून के द्वारा उसको लाया गया 2010 में, अक्टूबर के महीने में जो है एनजीटी का गठन बनाया गया, वहाँ पर वैधानिक संस्था है वहाँ पर। तो ऐसे जो संस्थाएं हैं, है ना, जो कार्यक्रम है, जो संदर्भ में संस्थाएं हैं जो कार्यरत है ना, उसके बारे में होना चाहिए। कानून जो भी है, जो भी इसके महत्वपूर्ण जो अधिनियम है ना, अधिनियम, उसके प्रावधान वगैरह पता होना चाहिए, उस संदर्भ में प्रश्न आ सकते। और साथ साथ में हमें समसामयिकी के आधार पर वैश्विक समस्याओं का और राष्ट्रीय समस्याओं का, दोनों संदर्भ में हमें जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जो है पर्यावरणीय समस्याओं में, अगर गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं की हम बात करें तो गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में इस संदर्भ में भी यूपीएससी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां भी आप देखेंगे लगभग 2 सवाल प्रश्न जो है इसमें आता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे स्मॉग हो गया, है ना, स्मॉग में आता है, कहता है प्रकाश रासायनिक धुंध आता है, इसके बारे में भी यूपीएससी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा गया, फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है ना। फिर यहां जैसे कि अम्ल वर्षा, एसिड रेन, है ना, अम्लीय जो होता है, अम्लीयता जो होती है जलीय परितंत्र का या मृदा का, अम्ल वर्षा के कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, है ना, उसका जो दुष्प्रभाव वगैरह जो है। इसके अलावा जो है ओजोन क्षरण,
ओजोन परत जो है, ओजोन परत का क्षरण जो है अंटार्कटिक के दक्षिणी ध्रुव में, है ना, जो ओजोन छिद्र कहा जाता है, उस संदर्भ में यहाँ पर जो है ओजोन छिद्र जो है, ओजोन होल के बारे में, ठीक है। ये सब गंभीर ऐसे वैश्विक समस्याएं हैं जो भारत में भी, भारत के संदर्भ में भी आता है वहाँ पर, और यहाँ कई बार आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक चीजें भी आती है। तो हम लोग ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए जो वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो है ना, इसमें जो वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं, वैश्विक एवं राष्ट्रीय प्रयास जो किए जा रहे हैं, हमें उसके बारे में भी अध्ययन करना है ना, प्रयासों के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए कि वैश्विक तौर पे क्या किया जा रहा है और राष्ट्रीय तौर पे क्या इसके लिए कदम, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक। अगला जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय आता है वह है जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा के लिए, और यहाँ भी 2 से 3 सवाल मैं एक रेंज बता रहा हूं कि जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है ना। अब जैसे जलवायु परिवर्तन है, तो जलवायु परिवर्तन में क्या चीजें यहां पर, जैसे एक है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन जो है, इस संदर्भ में जो भी वैज्ञानिक जानकारी होती है ना, जहां पर ये सारी चीजें आप अखबार में पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में करंट अफेयर्स के अखबार, मैगजीन वगैरह में आप पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना, तो संदर्भ में प्रश्न आता है। अब यहाँ पर कई ऐसे जो जानकारी जो है, जैसे यहाँ आता है आईपीसीसी रिपोर्ट जो है जलवायु परिवर्तन के लिए के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो बनाई गई संस्था है जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी, इसके जो रिपोर्ट होते हैं, है ना, इनके रिपोर्ट में जो जानकारी होती है। फिर यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ रहा है ना, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, प्रभावों का, परिवर्तन का, इसका प्रभाव का जो है, तो जैसे कि चक्रवाती तूफान, है ना, हीट वेव, है ना, समुद्र स्तर का बढ़ना, ठीक है, ध्रुवीय बर्फों का पिघलना, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे आज वैश्विक समस्या के तौर पे कई चीजें हैं, जहां पर तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो रहे हैं समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण, सागरी महासागरीय अम्लीयता हो रही है ना, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति क्षेत्र जो है जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का आज संकट में, आर्टिक अंटार्कटिक का जो बर्फ है वो पिघलना हो रहा है, ध्रुवी भालू वगैरह जो आर्टिक में पाए जाते हैं वो आज लुप्त होने के कगार पे है ना, साथ साथ में जो सूखा, बाढ़, चक्रवात, हीट वेव, ऐसे गंभीर मौसमी जो घटनाएं हो रही हैं। और आजकल अब अखबार में आपने पढ़ा है कैलिफोर्निया में के जंगलों में आग, वनों में आग, दावानल, वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर, ये भी आपने पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर, है ना, ऑस्ट्रेलिया के वो बुश फायर जो वनाग्नि जो, इससे 2 साल पहले नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में भीषण आग लगी थी। तो ऐसे कई चीजें, है ना, मरुस्थलीकरण हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, है ना, महासागरीय अम्लीकरण हो गया, ऐसे कई चीजें हैं जो चर्चा में रहता है, जो जलवायु परिवर्तन संदर्भ में। और फिर यहां पर आता है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में, है ना। जैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण आता है UNFCCC, है ना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1992 में रियो सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि या अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय को लाया गया। तो उसके बारे में यहां पर आता है कई बार, जैसे आप पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल। फिर यहां आता है पेरिस समझौता। तो ये सारी चीजें हमें चर्चा करना है, क्लास में पढ़ना है हमें कि जलवायु परिवर्तन के तौर पे भारत का क्या स्थान है, भारत में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, पेरिस समझौता में क्या हो रहा है। पेरिस समझौता का 5 वर्ष पूरे हो गए। 2015 में पेरिस समझौता को प्रस्तावित किया गया था, 2020 5 वर्ष हो गए उसके अस्तित्व में आने में, और इसी वर्ष से पेरिस समझौता को क्रियान्वित किया जाएगा, है ना, पूरे विश्व भर में। भारत के द्वारा भी किया गया, इसमें NDC आता है ना, राष्ट्रीय
निर्धारित योगदान उस संदर्भ में आता है। भारत के द्वारा भी कहा गया कि हम 10 वर्षों में कितनी कार्बन कटौती करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है, बहुत पुराना है, वहां पर है, जहां पर औद्योगिक विकसित राष्ट्रों को है ना टारगेट या लक्ष्य दिया गया था कार्बन उत्सर्जन को कमी करने के लिए, कटौती के लिए। ठीक है, तो ऐसे कई चीजें हैं, कार्बन बाजार हो गया, कई चीजों को हमें पढ़ना है यहाँ पर, है ना। कार्बन क्रेडिट तंत्र के बारे में आएगा, और फिर हमें यहाँ जानना है राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में। हम अपने देश में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए क्या हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए क्या हम जो है प्रयास जो है हम राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं, चाहे वो परिवहन हो गया या विद्युत उत्पादन हो गया या कृषि संदर्भ हो गया या उद्योग हो गया। इसके लिए अलग अलग जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, है ना, उसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और यूपीएससी परीक्षा में इस संदर्भ में प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे यहां मैंने ओजोन परत के क्षरण के बारे में बताया है ना, तो वैश्विक राष्ट्रीय अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की बात करें तो यहाँ वियना संधि आता है ना, इस संदर्भ में आता है वियना संधि आता है। वियना अभिसमय है जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अभिसमय है, और उसी के अंतर्गत आता है ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उसको नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। और हाल ही में अभी जो है किगाली समझौता लाया गया, जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC है ना, इसको 2050 तक में 80 से 85% समाप्त करने के लिए किगाली समझौता लाया गया। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो है पर्यावरण के संदर्भ में जुड़े गंभीर मुद्दों से या समस्याओं से लड़ने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अंत में मैं यहां पर डालना चाहूंगा, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, इसे कहते हैं पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन या मूल्यांकन। प्रभावों का आकलन है ना, या मूल्यांकन है ना, आकलन या मूल्यांकन कहा जाता है, जिसे कहा जाता है EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कहते हैं। EIA कहा जाता है, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, आकलन या मूल्यांकन। EIA जो है ना, EIA जो है ये भी आपके जो है सिलेबस के अंतर्गत पाठ्यक्रम में दिया हुआ EIA के बारे में। और अभी भारत सरकार के द्वारा 2020 में EIA नियम का एक नया मसौदा रखा गया, और अभी तक भारत में 3 बार ऐसे 1994 और फिर 2006 और अभी 2020 का मसौदा तैयार किया गया, और मुख्य परीक्षा में इसके संदर्भ में प्रश्न आ सकता है ना। तो अगर पूरा देखा जाए तो अगर मैं आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू में दूं तो ये पूरा अगर देखें पर्यावरण विषय में जो पिछले 10 वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में और 2013 से लेकर अभी तक जितने मुख्य परीक्षा में सवाल आ रहा है इसी के इर्द गिर्द है यहाँ पर, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एक अभ्यर्थी को पता होना चाहिए। और इस संदर्भ में जो आता है आपको 2 चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण आता है कि एक अभ्यर्थी जो पर्यावरण विषय का तैयारी कर रहा है तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि आपको पाठ्यक्रम जो है ना, जो पाठ्यक्रम में की पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए, है ना, कि जो है पढ़ा होना चाहिए, का अध्ययन जो है पूरा अच्छे से आपको उसमें अध्ययन किया होना चाहिए। पाठ्यक्रम का पूरा जो सिलेबस है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें जो भी मूलभूत संकल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, वो पता होना चाहिए, ताकि इसके संदर्भ में जब भी सवाल आएगा वो जुड़े हुए सवाल होंगे। कुछ सवाल होंगे जो कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट होगा, और कुछ होंगे जो कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका अनुप्रयोग के बारे में पूछा जाएगा, एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो ये पहला ये कि पाठ्यक्रम का जो है अच्छी तरह से अध्ययन होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। फिर आपको दूसरा चीज यहां पर जो जोड़ना है वो है समसामयिकी को जोड़ना है, करंट अफेयर्स को जोड़ना है ना। करंट अफेयर्स को आप जितना अखबार में, न्यूज में, अब जैसे यहाँ विजन आईएएस का जो मैगजीन है, आपको यहाँ पर जो है विजन आईएएस का आपको यहाँ पर जो है मैगजीन जो है, तो यहाँ पर आपको मैगजीन में दिया जाता है, प्लस आपका करंट अफेयर्स में आपका PT 365 मेन 65 है, तो उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है।
और साथ साथ में यहाँ पर जो है जैसे पीआईबी वगैरह हो गया है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आता है। फिर यहाँ पर योजना, जैसे कि एक स्रोत आता है योजना, योजना में भी जो एक मासिक पत्रिका जो होती है पर्यावरण विषय पे होता है ना। इसके अलावा जो है, योजना के अलावा जो है आपको जो यहाँ पर जानकारी रखना है, एक महत्वपूर्ण मैगजीन आता है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ जो है ये अब हिंदी में भी उपलब्ध है ना। मैं आपको स्रोत बता रहा हूँ, ये क्या आपको कहाँ से, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। विजन आईएएस में आपका मंथली करंट अफेयर्स में प्लस पीटी 365 और मेन 65 में इन सभी सोर्स, पीआईबी से, योजना से, कुरुक्षेत्र से, जो आपका डाउन टू अर्थ में आ रहा है, ये सभी चीज़ों का आपके पीटी 365 और मुख्य परीक्षा के लिए मेंस 365 प्लस आपका मासिक समसामयिकी पत्रिका में कवर किया जाता है। तो आपको करंट अफेयर्स नहीं, मैं केवल आपको सोर्स बता रहा हूँ, है ना। यहाँ सोर्स के तौर पे अगर आपको फिर समय समय पे क्या करना है, जो पर्यावरण मंत्रालय है ना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, जब भी आपको समय मिले, है ना, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको रोज पढ़ना है, इसके संदर्भ में जो भी नई चीजों को उस पर कार्य किया गया है उसके पहले आपको पता होना, उसके बारे में मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है जब आप तैयारी कर रहे हैं किसी विषय का। पहला है कि पाठ्यक्रम को अच्छे से करना है, पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार होना चाहिए, फिर उसको करंट अफेयर्स के साथ समसामयिकी के साथ जोड़ना है। फिर पीआईबी आता है, योजना आता है, कुरुक्षेत्र आता है, डाउन टू अर्थ मैगजीन, पढ़ने को बहुत है ना, पढ़ने को एक नहीं बहुत सारी चीजें है ना। तो ये चीज है, तो ये एक बात को आपको ध्यान रखना है। आपको विजन आईएएस की तरफ से क्लासरूम स्टडी मटेरियल दे दिया गया है ना, पर्यावरण विषय का क्लासरूम स्टडी मटेरियल को दिया गया है। अगर मैं कुछ स्रोत की बारे में बात करूं, सोर्सेस के बारे में, कि जहां से आपको तैयारी करना है, जो पढ़ना है, अगर मैं सोर्स के बारे में बताऊं तो सोर्स में एक तो आपको विजन आईएएस का जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल है ना, क्लासरूम स्टडी मटेरियल आपको ऑलरेडी दे दिया गया है ना, आप उसको फॉलो कीजिए। पर्यावरण का आपका क्लासरूम स्टडी मटेरियल है, एक वो सोर्स आता है। दूसरा आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आप देखेंगे एनसीईआरटी का पर्यावरण का, जो कि केवल बेसिक कंसेप्ट है ना, ये आपका जीव विज्ञान जो होता है, बायोलॉजी वाली जो किताब होती है क्लास 12वीं की, है ना, 12वीं कक्षा की जो है, इसमें इकाई 10 अंतिम इकाई जो है, इसमें 4 अध्याय हैं, है ना। यहाँ पे 4 अध्याय दिए हुए हैं, जिसमें से 13, 14, 15 और 16 है ना, ये अध्याय है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनआईओएस का आता है, अगर मैं एक और सोर्स बताऊं, एनआईओएस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसका भी पर्यावरण का मॉड्यूल आता है ना, पर्यावरण का उसमें मॉड्यूल आता है, हिंदी में ये उपलब्ध है, और आप गूगल सर्च करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पर्यावरण मॉड्यूल जो है। साथ साथ में क्या करना है आपको, विजन आईएएस का भी जो मैंने बताया करंट अफेयर्स जो है, आपको जो मासिक करंट अफेयर्स जो होता है समसामयिकी, सभी चीजें आपको अनुवाद करके दे दिया जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको पीटी 365 जो कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले होगा, और मुख्य परीक्षा के तौर पे मेंस 365 आपको कराया जाता है, ये करंट अफेयर्स के तौर पे आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर आपको प्रीवियस जो विगत प्रश्न जो होते हैं, है ना, विगत वर्ष के जो है 5वां आपको ये करना है, जो विगत परीक्षाएं जो है, विगत यूपीएससी के जो पेपर्स हैं, है ना, क्वेश्चन पेपर जो है ना, क्वेश्चन बैंक जो है, या प्रश्न बैंक जो होता है, प्रश्नों को सॉल्व करना है, प्रश्नों को वहां पर जो है, जैसे कि प्रश्न जो है, तो प्रश्न बैंक वगैरह जो है, यहाँ पर प्रश्न बैंक जो होता है, क्वेश्चन बैंक जो आता है, वो आप क्वेश्चन बैंक वगैरह जो है, आप उसको एक रिव्यू करते रहें, या जो भी आपको ऐसा मिलता है कहीं सोर्स से पढ़ना है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में 2011 से लेकर 2020, जो लोग विद्यार्थी 2021 में एग्जाम देंगे, तो 2021 से 2020 तक के प्रारंभिक परीक्षा का आपको क्वेश्चन पेपर को एक बार रिव्यू करना है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको फॉलो करना है। विजन आईएएस आपको टेस्ट सीरीज वगैरह करा रहे हैं ना, आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह होता है,
उसका डिस्कशन वगैरह होता है। तो आपको हर तरह से जो जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, आवश्यक है, विजन आईएएस की टीम आपको उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, मेरा काम है एक शिक्षक के तौर पे आपको पूरा पाठ्यक्रम के बारे में सारी चीजें बताना, है ना, सभी चीजों को आपको अवगत करना, सभी चीजों को एक सिलेबस के तौर पे मैं बताऊं, है ना, और करंट के साथ जोड़ देना। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात, आज पहली क्लास है तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स का डिटेल्ड क्लास जो है आपका यहाँ पर होता है ना, मासिक समसामयिकी जो आपकी कक्षाएं होती हैं, क्लास होती हैं, वहां पर आपका डिटेल में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स का चर्चा किया जाता है। साथ में पीटी एग्जाम से, प्रारंभिक परीक्षा से पहले पीटी 365 की आपका पर्यावरण का टॉपिक पे क्लास होगी, वहां पर चर्चा की जाएगी, है ना। तो करंट अफेयर्स का डिटेल्ड का जो चीजें हैं वहां पर आपका किया जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये सारे टॉपिक पे जब हम लोग चर्चा कर रहे होंगे तो मैं इसको करंट के साथ में जोड़ दूंगा। मैं उसके लिए क्या सोर्स है ना, कौन सी ऐसी वेबसाइट है या कौन सा ऐसा जगह है जहां पर आपको पढ़ने को मिल सकता है, मैं उसको लिंक करूंगा मैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं ये विषय इतना महत्वपूर्ण हो चुका है, कई विद्यार्थी 15 क्वेश्चन, मैं लगभग मैं बता रहा हूं 15 क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा रहा है, और वहां पर अगर आप मिस कर गए तो बहुत दिक्कत होती है प्रारंभिक परीक्षा को निकालने में। और क्वेश्चन आसान भी है और डिफिकल्ट भी है, इतना ये भी नहीं सोचना है कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखा है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर्स का पढ़ने का तरीका होता है ना, उसको संदर्भ में आपको समझना है, और मैं आपको गाइड करूंगा, आपको चिंता किसी बात की नहीं करनी है। मैं समय समय पे आपको टॉपिक के संदर्भ में क्या प्रश्न पूछा जाता है मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है कि क्वेश्चन इस तरह से यूपीएससी परीक्षा में आ रहा है और वो कैसे सॉल्व करना है ना, उसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, है ना, आपके मन में ऐसे कई सवाल होंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, मैं पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ। मैं आपको जो यहाँ पर जो डील कर रहे हैं, मैं आपको अभी जस्ट यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पे लाके ये देखिए आप, ये जो है एनआईओएस है ना, एनआईओएस का हिंदी माध्यम का पर्यावरण का मटेरियल है। ठीक है, तो ये पर्यावरण का मटेरियल में आप जाएंगे, ये मॉड्यूल दिया हुआ पूरा, यहाँ मॉड्यूल वाइज दिया हुआ है ना, पर्यावरण युगों तक, पारिस्थितिकी संकल्पना के मुद्दे। ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण पर पड़ता मानव का प्रभाव, सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय संरक्षण, दीर्घोपयोगी सतत विकास, पर्यावरणीय प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा एवं पर्यावरण, ये आपका पाठ्यक्रम के तौर पे यहाँ पर एनआईओएस का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? एनआईओएस। ठीक है, तो ये आपको मतलब जैसे जैसे टॉपिक्स में पढ़ाता जाऊंगा, आज हम लोग शुरुआत करेंगे, तो जिस तरह से मैं टॉपिक आपको क्लास में मैं अपने तरफ से मैं पढ़ाता जाऊंगा, फिर आपको मैं बता दूंगा कि एनआईओएस में आप जाके उसको डाउनलोड करके आप फिर उस जगह पे पढ़ लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा आसानी होगी, है ना, कुछ चीज़ें कंसेप्ट वगैरह या जो मौलिक संकल्पनाएं होंगी, कई बार विद्यार्थी जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है तो उनको समझने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा मैं। तो एक सोर्स ये हो गया। दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पर आता है, ये है डाउन टू अर्थ मैगजीन है ना। आप देखिए डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है, ये आपके सामने अभी आ गया। डाउन टू अर्थ मैगजीन जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, और विजन आईएएस के करंट अफेयर्स में इसमें दिया जाता है ना, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। अब जैसे अभी शहद या चीनी उस पर पड़ताल किया गया, तो उसकी जानकारी हो रही है कि चीनी मिलाया जा रहा है शहद में, है ना, और उससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पर खतरनाक है। शहद के जितने नमूनों की जांच की गई, सब में चीनी की मिलावट मिली है। तो जो करंट में कुछ चर्चाएं में होती है, जो अखबारों में आप पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, ये सब डाउन टू अर्थ मैगजीन में होता है ना। फिर यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ें, जब आप नीचे जाएंगे
तो यहाँ पर पेरिस समझौता के 5 वर्ष है ना, भारत के 75% से ज़्यादा जिलों पर मंडरा रहा है जलवायु परिवर्तन पर का खतरा। जलवायु परिवर्तन पर चिंता, जाने कब से हुई शुरू और क्या है पेरिस समझौता ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में। तो ऐसे जो आलेख होते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं जो अपनी राय को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो आपको एक तरह का पर्सपेक्टिव मिलता है ना, प्रश्न को लिखने का एक आपको एक व्यापक तौर पे मिलता है यहाँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके मैगजीन में कवर होता है। अब यहाँ पर देखिए कृषि संदर्भ में है, स्वच्छता के संदर्भ में है, जल विज्ञान है ना, सभी संदर्भ में। अब जैसे यहाँ पर है जल के संदर्भ में, अगर मैं जल संरक्षण है ना, अब डाउन टू अर्थ मैगजीन में वेबसाइट में जाएंगे ये जल संरक्षण के बारे में, तो यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, पर्यावरण मुकदमों की डायरी, जल निकायों के संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त होगी, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है 31 दिसंबर तक आरओ का इस्तेमाल बंद करना होगा। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण का यहाँ पर फैसला यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ पे पर्यावरण मुकदमों की डायरी में एनजीटी ने कुडलू चिकाकेरे झील बचाने के आदेश दिए। सारा एक जगह आपको मिल जाएगा, है ना। जल संरक्षण से ही संभव है समाधान। विश्व पर्यावरण दिवस 2020, संकट के समय में अहम है पानी की भूमिका। तो अभी तक जितने भी ऐसे आर्टिकल है ना, महत्वपूर्ण आलेख जल के संदर्भ में आया हुआ है, तो वो आपको एक जगह पे कंपाइल्ड मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पर ये है, पारंपरिक ज्ञान ही जल संकट का अकेला समाधान नहीं है, शेखावत जी का यहाँ पर दिया हुआ है। जल शक्ति अभियान के बारे में दिया हुआ है ना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पढ़ना हो, अब है ना, अब जैसे ये चीज़ है एनजीटी के द्वारा है, तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ, है ना, अभी मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो ये आपका जो आया हुआ है अखबार में ये खुल जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है कुडलू चिकाकेरे झील को बचाने के लिए 1 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी किया था। यह बेंगलुरु में, है ना, कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में वहाँ मौजूद है। तो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के कमिश्नर को निर्देश दिया गया। अब जैसे मान लीजिए कहीं का प्रारंभिक परीक्षा में झीलों के बारे में प्रश्न आ जाए और वहाँ पर ये नाम दिया हो, ये झील का नाम हो कि ये कुडलू चिकाकेरे झील, है ना, ज्योग्राफी भूगोल संदर्भ में जानकारी पूछा है, तो कई लोगों को नहीं पता होगा कहाँ ये झील है मौजूद है। तो ऐसे जो नाम होते हैं, जैसे प्रजातियों के बारे में, संरक्षण के संदर्भ में जो स्थान होता है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या कोई झील है, कोई नदी है, भूगोल से जोड़कर, है ना, ज्योग्राफी से जोड़कर वहाँ प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको ऐसे सोर्स में जाके पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। उसके अलावा क्या है, अब जैसे यहाँ पर ये चीज़ है पर्यावरण मंत्रालय, मैंने अभी बताया कि आपको जब भी समय मिले, है ना, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबसाइट में जाके रिव्यू करना है, कुछ नया चीज़ तो नहीं है वहाँ पर है। अब जैसे अभी यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने अभी सोर्स यहाँ पर खोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर जो कार्यालयों के बारे में, ठीक है, हिंदी दिवस के संदर्भ में यहाँ पर ये चीज़ है, पर्यावरण मंत्रालय का जो यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड है, संगठनों और संस्थानों के बारे में यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ जानकारी है। अब जैसे यहाँ पर है जो संगठन है या संस्थान है, जैसे कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, है ना, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI। ये सभी ऐसे जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है ना, और उनके बारे में विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको इसके अखबार में। अब यहाँ पर एक चीज़ ये होता है, प्रेस विज्ञप्ति या ई-बुक्स, है ना, ये जो ई-बुक्स होता है जहाँ PDF वगैरह होता है, नीतियों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, कोई नई पहल है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, उसके बारे में जानकारी होती है। अब जैसे आप जाएंगे तो ये ई पुस्तक है, ठीक है, पारदर्शिता की और सुशासन, ठीक है। फिर यहाँ पे भारत पेरिस समझौता के संदर्भ में, है ना, पेरिस सम्मेलन 2015 का COP21 बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21st,
उस संदर्भ में दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जलवायु परिवर्तन के संदर्भ परंपरा नामक ई पुस्तक है। कई बार विद्यार्थी है ना परीक्षा के बाद पूछते हैं सर मैंने यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा ये पढ़ा, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो प्रश्न कहाँ से आ रहा है। तो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, है ना। ऐसा ही मेरा काम होगा, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, जहाँ जो टॉपिक के संदर्भ में जो वेबसाइट होगी, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट होगा, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, ताकि वहां से कोई प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए, है ना। आपको किसी बात का वहां पर प्रॉब्लम ना हो परीक्षा के एग्जाम में। तो मैं आपको आज पहली क्लास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो वेबसाइट उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं कि ये आपको जब भी मौका मिले आप पढ़ें। आप विजन आईएएस की जो कंटेंट टीम है, इसका सारा सार संक्षेप में आपका मैगजीन वगैरह में दिया रहता है, PD65 में दिया रहता है ना। तो ये चीज़ है, मैं केवल बताने के तौर पे ये आपको सारा यहाँ पर आपको ई पुस्तक मिल जाए, जैसे ई कचरा, प्लास्टिक के बारे में, जीवन और पर्यावरण में प्लास्टिक आज एक गंभीर समस्या बन चुका है, और सिंगल यूज प्लास्टिक, है ना, ये सभी पता है आपको। और प्रशांत महासागर में टनों ढेर प्लास्टिक का मतलब पहाड़ तैरता हुआ वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, है ना। वार्षिक रिपोर्ट वगैरह है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। और साथ साथ में जो यहाँ पर ये है, ये विजन आईएएस का स्टडी मटेरियल है, ये आप लोगों को दे दिया गया है पढ़ने के लिए, है ना। ये जो आपने यहाँ पर जो है आपको पूरा सिलेबस का यहाँ दे रखा गया, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने एक रेफरेंस के लिए बता दिया, एनसीईआरटी या एनआईओएस एक रेफरेंस के तौर पे मैंने बताया। अब जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो विजन आईएएस का जो स्टडी मटेरियल है क्लासरूम का दिया गया, उसमें सारी चीज़ों को दे दिया गया। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि एक बार जरूर आप पूरा का पूरा क्लासरूम स्टडी मटेरियल को पढ़िए, आपको उसका लाभ परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा है यहाँ पर, जैसे आप जाएंगे तो विजन आईएएस का क्या मटेरियल यहाँ पर और मैगजीन वगैरह है वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ये तो एक पूरा ओवरव्यू था जो मैंने आपको अभी बताया। अब इस संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपका? मैं पहले क्योंकि क्लास की जो शुरुआत हुई थोड़ा देर विलंब हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ लीजिए आप, फिर हम लोग फ्रेश दिमाग से टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सोर्सेस मैंने आपको बता दिया, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और आज मैं चाहता हूं कि आप खुलकर अपने डाउट्स को पूछ लीजिए, ताकि एक बार जब मैं पढ़ाना चालू करूंगा और जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा क्लास में, फिर चीज़ें आपको पता हो कि सोर्स कहाँ है, कहाँ से पढ़ना है ना, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फिर उस समय फिर मैं नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ है ना, तो ये पहले पता होना चाहिए। तो कोई डाउट है तो आप मेरे सामने यहाँ टीवी पैनल है, जहाँ मैं आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, मैं देख सकता हूँ, है ना। क्लासरूम टीम के जो बैच कोऑर्डिनेटर के द्वारा आता है तो मैं उसमें देख सकता हूँ, ठीक है। तो आपके मन में कुछ पूछना है पाठ्यक्रम के बारे में, जो भी मैंने स्रोत या सोर्सेज बताए उसके संदर्भ में, अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं टॉपिक की शुरुआत करूंगा, है ना। हम लोग फिर विषय की शुरुआत करेंगे। कोई डाउट है? कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लासरूम टीम अगर नहीं है तो मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो असली पिक्चर शुरुआत होगी। ये तो आज पहला क्लास का ट्रेलर है, ये जो है ना ट्रेलर है, अभी तो पूरी पूरी मूवी बाकी है, पूरी फिल्म जो है बाकी है। अच्छा ठीक है, एक सवाल आया हुआ है, सरोज का सवाल आया हुआ है। मैं पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ, क्या सरोज पूछ रही हैं, मेंस के लिए कौन से ईयर से क्वेश्चंस करने हैं? 2013 से 2013 में मेंस परीक्षा में बदलाव किया गया है। तो आपको मेंस के जो प्रश्न है 2013 से आपको वहाँ रिव्यू करना है। 2013 से जो मेंस के प्रश्न जो है, प्रारंभिक परीक्षा का जो है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का आपको 2011 से 2020 तक का, और मेंस परीक्षा जो है उसमें 2013 से लेकर अभी जो 2020 में
जनवरी में परीक्षा होगा, वहां से करना है ना। मुख्य परीक्षा का पूरा 15 साल नहीं जाना है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप और पुराने 10 साल का प्रश्न देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो करंट पैटर्न है 2013 से मुख्य परीक्षा में बदलाव आया है, तो उसको वहां से देखना है, ठीक है। और अभी जनवरी में, अभी अगले महीना 2020 के परीक्षा का मुख्य परीक्षा होगा, तो उसमें भी GS3 के पेपर में जो पूछा जाएगा वो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सरोज बहन का सवाल है, तो मैंने इसका जवाब दिया है। और लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का 2011 से रिव्यू करना है, ठीक है। मैं कराऊंगा, मैं क्लास में ना ऐसे जो प्रश्न है मैं क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को रिवीजन, कि अभी तक जो प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्वेश्चन आया है या मुख्य परीक्षा, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आपके साथ साथ में क्लास का जो लॉगिन जो पैनल है, वहां भी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, STQ और असाइनमेंट प्रश्न होते हैं, है ना। तो वो भी आपको सॉल्व करना है, वो भी आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब्दुस का प्रश्न आया हुआ है, बेसिक से मेंस मैंने शुरू किया है, तो एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं, NIOS आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी इसलिए कहा जाता है ना कि अगर मान लीजिए एक बार आपने देख लिया, मतलब मेरा ये कहना है, देखिए आपको ये चीज हमेशा समझना है ना। अब्दुस ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अब्दुस का प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है और आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है। आपके पास समय बहुत कम है, आपको इस बात को जानना है, आपके पास समय जो है बहुत कम है। इतना समय नहीं है कि आप 10 चीजों को पढ़ पाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दिसंबर का महीना है और आप लोगों में से कई विद्यार्थी होंगे जो 2021 की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, और करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो करंट अफेयर्स के तौर पे भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो बेसिक चीजें हैं, आप किसी एक मटेरियल से, आप विजन आईएएस के मटेरियल से पढ़ लीजिए, फिर आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप विजन आईएएस के क्लासरूम स्टडी मटेरियल को अपना बेस बना लें और सिलेबस के तौर पे, पाठ्यक्रम के तौर पे उसको ढंग से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, तो मैं मानता हूं कि आपको एनसीईआरटी या NIOS की आवश्यकता नहीं होगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब्दुस का जो सवाल था इसके लिए। अच्छा, महेश का सवाल आया हुआ है कि NIOS मॉड्यूल में से क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आप NIOS के मॉड्यूल पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ना होगा, तो मैं इसमें बता देता हूँ। NIOS के मॉड्यूल में जब जाएंगे आप, ये चीज है, NIOS के मॉड्यूल में आपको ये चीज पढ़ना है। पहला ये चीज है, मॉड्यूल 2 पढ़ना है ना। मैं ये क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, है ना। मॉड्यूल 2 में जाना है। मॉड्यूल 2 में आपका पारिस्थितिकी के सिद्धांत है ना, आपका पारिस्थितिक सिद्धांत है, पारितंत्र वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक पारितंत्र, मानव रूपांतरित पारितंत्र। फिर आपका मॉड्यूल 3 है, मानव समाज और वनोन्मूलन। तो मॉड्यूल 3 को आप छोड़ सकते हैं। मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, अगर NIOS का आप पढ़ेंगे तो NIOS के जो है, आप इसमें मॉड्यूल 2 है ना, इसके मैं लिख देता हूं, मॉड्यूल है इसमें 2, 4 है ना, मॉड्यूल 2 और 4 में जो दिया हुआ ये सारे टॉपिक, पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण और स्वास्थ्य, आपदाएं और उनका प्रबंधन, राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल 5 पढ़ना है, पर्यावरणीय संरक्षण। आपको मॉड्यूल 5 में जाना है। मैं आपको बताता हूँ, NIOS का जो भाषा है ना, बहुत सरल है, इसे चीजें जल्दी समझ में आती है, इसका लैंग्वेज बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मॉड्यूल 5 में ये दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर, जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मृदा एवं भूमि का संरक्षण, जल एवं ऊर्जा का संरक्षण, है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये चीज है, दीर्घोपयोगी या संधारणीय या सतत विकास, ये मॉड्यूल 6 है। जैसे कि सतत विकास की संकल्पना, ब्रंटलैंड आयोग के रिपोर्ट के आधार पे, जो पूरे विश्व भर में जो है ना, कई बार ब्रंटलैंड आयोग के बारे में पढ़ेंगे आप। सतत विकास की जो संकल्पना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। और लोक संघ सेवा परीक्षा UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ दिया हुआ आधुनिक कृषि, मॉडर्न एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पर दीर्घोपयोगी कृषि की संकल्पना, जो संधारणीय कृषि, सतत कृषि की संकल्पना। और कृषि पे लगातार प्रश्न आ रहा है, आप देखिए प्रारंभिक परीक्षा में भी
एग्रीकल्चर, कृषि संदर्भ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना, भूगोल से जोड़ के, पर्यावरण से जोड़कर, है ना, अर्थव्यवस्था से जोड़कर कृषि संदर्भ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पर क्लीनर, आधुनिक साफ प्रौद्योगिकी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, क्लीन टेक्नोलॉजी, है ना, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरफ से स्वच्छ तकनीकी का बढ़ावा करना, उस पर अनुसंधान करना, है ना, चाहे वो परिवहन हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऊर्जा संसाधन हो, है ना, एनर्जी रिसोर्सेस हो, या कृषि हो, या उद्योग हो, या कई चीजें हैं, है ना, तो वहां पर रहते हैं। फिर इसके बाद पर्यावरणीय प्रबंधन है, मॉड्यूल 7 है। फिर आपको मॉड्यूल 7 में जाना है, पर्यावरणीय प्रबंधन। क्या क्या दिया हुआ है? पर्यावरणीय विधान यानी कि कानून, है ना, पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA। फिर तीसरा दिया हुआ है पर्यावरण संबंधी संस्थाएं एवं संगठन, और चौथा दिया हुआ है पर्यावरणीय नैतिकता और गांधीवादी दृष्टिकोण। आपका GS4 पेपर है ना, सामान्य अध्ययन का मुख्य परीक्षा में GS4 पेपर किस पे है? नैतिकता पे, एथिक्स, नैतिकता। तो जब हम एथिक्स की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो वहां गांधीवादी दृष्टिकोण आता है ना। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? अहिंसा, कि हमें किसी के प्रति हिंसा नहीं, ना तो हमें हिंसा अपने भाव में रखना है, ना हम अपने कार्य में रखें, अपने व्यवहार में रखें। तो गांधीवादी दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण में भी आता है, जहां यह कहा जाता है कि हमें हर पशु या प्राणी या जीव जगत में जो मौजूद सजीव हैं, हमें उनका रक्षा करना चाहिए, हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए। उनको मारना या उनको नष्ट करना या उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना अनैतिक कार्य होता है, अनएथिकल होता है। बहुत अच्छा अध्याय दिया हुआ है गांधीवादी दृष्टिकोण में और पर्यावरण नैतिकता पे, इसमें बहुत अच्छा ये अध्याय दिया हुआ है। तो मॉड्यूल 7 पढ़ना है। फिर यहाँ जल संसाधन प्रबंधन है, ये आप छोड़ सकते हैं, जल संसाधन वाला, ऊर्जा, पर्यावरण जो है, ये चीजें आप विज्ञान प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ तक पढ़ना है, ये है ना। ये तो जो 7 जो है, ये 5 मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जल संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण, करंट एस्पेक्ट्स उसको पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप विजन IAS के मैगजीन पढ़ते हैं तो वहां पर बॉक्स दिया होता है, बॉक्स में उसके संदर्भ में जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो बताया जाता है ना। तो वो आप करंट से करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, है ना, कई बार वहां विज्ञान में प्रौद्योगिकी आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, नीतियों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, तो उसको करंट अफेयर्स से करना ज्यादा बेहतर है। तो जो विद्यार्थी NIOS को फॉलो करना चाह रहे हैं तो उसको मॉड्यूल 2, 4, 5, 6, 7 5 मॉड्यूल पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, और सवाल आए हुए हैं, रवि कुमावत का प्रश्न आया हुआ है, जो लोग 2023 मेंस एग्जाम देंगे और कॉलेज गोइंग है भी, वो उनको भी कौन से सोर्सेज पे फोकस करना चाहिए? बहुत अच्छा रवि, धन्यवाद बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो विद्यार्थी अभी कॉलेज में हैं और 2023 में परीक्षा देंगे, अभी पहले फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में है, तो आपको पहले NIOS में NIOS का फॉलो करना है और NCERT फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? NIOS और NCERT, और अखबार, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स चीजें पढ़ते रहना है। करंट अफेयर्स या समसामयिकी जो होता है ना, सदाबहार होता है, एवरग्रीन होता है क्या होता है? सदाबहार होता है। करंट अफेयर्स कभी भी आपको मतलब हमेशा मदद करेगा। मैं इसीलिए हमेशा विद्यार्थियों को ये बात कहता रहता हूं कि आप रोजाना हमेशा लगातार अखबारों को पढ़िए, है ना, आप न्यूज़ को पढ़िए, न्यूज़ को देखिए, टीवी चैनल में जाइए, राज्यसभा टीवी, RS टीवी, लोकसभा टीवी, या जो भी टीवी चैनल आप देख रहे हो घर पे, अभी कोविड-19 के दौरान जो कुछ भी आप फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स जो होते हैं वो हमेशा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन शुरुआत के तौर पे आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। विजन IAS का क्लासरूम स्टडी मटेरियल है, NIOS है आपके पास, और आपके पास ये जो मैंने जो बताया NCERT किताब है, वहां से शुरुआत कीजिए, ठीक है। अच्छा, रवि कुमावत का मैंने बताया। प्रमोद कुमार का प्रश्न है, क्या विजन स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स और मंथली मैगजीन काफी है? बिल्कुल बिल्कुल।
मैं कह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना, आप लोगों में से जो लोग 2021 की परीक्षा में बैठेंगे, विजन आईएएस का स्टडी मटेरियल मैं जो पढ़ाऊंगा क्लास में, और जो क्लास का जो नोट्स होगा, प्लस आपका करंट अफेयर्स जो मैगजीन वगैरह में आ रहा है, पीटी 365 की क्लास काफ़ी है। आपको फिर और दोबारा इधर उधर सोचना नहीं है, ठीक है। प्रमोद कुमार का एक और प्रश्न आया हुआ है, लिमिटेड सोर्स विजन आईएएस और विजन मंथली मैगजीन और क्लास नोट्स काफ़ी नहीं है सर, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप जैसे आप नौकरी में है ना, प्रमोद जो है वो भी जॉब कर रहे हैं, तो आप विजन आईएएस के ही मटेरियल को फॉलो कीजिए। आप ये जो मटेरियल है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मटेरियल है आपका है, मैं अभी ओपन कर देता हूँ। ये जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल है अभी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, तो ये जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल है इसमें सारा बेसिक चीज कवर किया गया। ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, पारितंत्र के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में, जैव विविधता के बारे में, प्रदूषण संदर्भ में, पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, ईआईए के बारे में, ये सब दिया हुआ है। जो लोग समय कम है आपके पास, है ना, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ पाए। आप ये समझिए, आपको सबसे ज्यादा फोकस ये रखना है करंट अफेयर्स को। जो लोग आने वाले एग्जाम में अभी 2021 की परीक्षा में बैठने वाले हैं, आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बार आपने बेसिक चीजों को पढ़ लिया, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके बैच में कई विद्यार्थी होंगे जिन्होंने ये सब पढ़ रखा होगा। ये भी मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 साल से 3 साल से सफलता नहीं मिल पा रही है ना। आपका आप प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकाल पा रहे, या मुख्य परीक्षा नहीं निकल पा रहा है आपका। मैं ये बात को भी जानता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई क्लासरूम होता है उसमें हर तरह के विद्यार्थी होते हैं। उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने पहले से पर्यावरण का जो बेसिक चीजें पढ़ लिया होता है, उनको सारी जानकारी होती है ना। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल अभी कॉलेज में है, उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो दोनों तरह के विद्यार्थी होते हैं, है ना। तो जैसे जो लोग अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि एक बार बेसिक चीज़ों को क्लास के साथ साथ में आप कर लीजिए, बाद में मत कीजिए, आप क्लास के साथ साथ में कीजिए, ठीक है। और आपके पास जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, अगर विजन आईएएस का स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल है, या आपके पास जो भी बुक हो, कोई किताब हो जो आप बाजार से, तो वो फॉलो कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा पे, आपको अपने हिसाब से करना है। लेकिन जो आप लोगों में से जिन लोगों को इस बार का परीक्षा देना है, करंट अफेयर्स को, है ना, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है ना। सरकारी योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में वो मिस नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पर आपको ज़्यादा विशेष तौर ध्यान देना है। अच्छा, अभिषेक का सवाल आया है कि सभी राष्ट्रीय पार्क, नहीं पूरा याद नहीं करना है, उसको करंट से रिलेट करके करना है। जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य है, या बायोस्फीयर रिजर्व, चिमंडल आगार है, बाघ का रिजर्व है, या हाथी रिजर्व है, जो चर्चा में रहा है, जो करंट में रहा है ना, और जो विजन आईएएस के आपके मंथली मैगजीन में या जो पीटी 65 में कवर किया जाएगा, उस संदर्भ में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। लेकिन तब भी जब आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में भी कई बार ऐसे आर्टिकल आता है, कई आलेख होते हैं, और वहाँ चर्चा किसी राष्ट्रीय पार्क के बारे में होता है, तो वो भी पढ़ना है, ठीक है। अर्जुन सिंह का सवाल है, पढ़ने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, किंतु एक सीमा कैसे निर्धारित करें। हाँ, उसकी सीमा ऐसे निर्धारित करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको मैं ये सभी लोगों ने लिख रखा है यहाँ पर, तो मैं एक काम ऐसा करता हूँ, इसका आप ये समझिए, आप इसको इस ढंग से हम कर सकते हैं ना। इसका करने का जो तरीका है, मैं आपको उसका एक फ्लो चार्ट के द्वारा बताता हूँ। आप इस तरह से इन्वायरमेंट विषय को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको इस तरह से करना है, आपको यहाँ पर जो है इसको पूरा तैयार करने का जो तरीका है, मैं 1 मिनट व्हाइट बोर्ड साफ कर देता हूँ, तो इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको ऐसा करना है, आप पहले ये शुरुआत कीजिए। आप जैसे कि विजन आईएएस का जो है ना क्लासरूम स्टडी मटेरियल जो है, जो आपको क्लासरूम के लिए जो स्टडी मटेरियल दिया गया है ना, या जो भी किताब आपके पास है, जो भी, आप इसको पहले
ये स्टेप 1 हो गया, ये पहला चरण हो गया, स्टेप 1 हो गया। प्लस यहां पर जो मैं पढ़ाऊंगा, है ना, जो क्लासरूम टीचिंग जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको जोड़ना है। ये पहला चरण हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा चरण जो है, स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 जो है, अब इसको करंट अफेयर से करना है। दोनों चीजों को करंट अफेयर से जोड़ना है। यहां पे जो भी अखबार में आ रहा है ना, वो आप पे है, जैसे है ना विजन विजन आईएएस का आपका जो भी करंट अफेयर्स का आ रहा है ना, साथ साथ में जो आप न्यूज़पेपर वगैरह अखबार वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ों को उसमें, या वेबसाइट हो गया, है ना, जो वेबसाइट वगैरह है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है कि आपको क्लास के साथ शुरुआत करना है, जो भी आपका प्रिंटेड मटेरियल है, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। और मैं आपको ये बात बताता हूँ, 90%, 90% आप जो भी मटेरियल उठा लीजिए बाजार से, कोई भी मटेरियल उठा लीजिए, चाहे वो विजन आईएएस का हो या कोई भी चीज़ हो, 90% जो चीज़ें एक ही होंगी। तो मैं चाहता हूं कि जो अर्जुन ने सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं चाहता हूं कि आप अपने मेहनत को डुप्लीकेट ना करें, मतलब है ना, आपको स्मार्ट बनना है, आपको स्मार्ट तरह से पढ़ना है, ठीक है। स्मार्टनेस क्या होता है? स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं कि मतलब खाली ऊपर ऊपर पढ़ना है, नहीं। स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं होता है। आपको स्मार्ट बनने का मतलब है आप एक बेस बना के एक मटेरियल को लेकर उसको बहुत अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि 90% जो कंटेंट होता है वो आपको बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं पाठ्यक्रम या सिलेबस का, वो एक समान होगा, चाहे वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या एनआईओएस पढ़ रहे हो या कोई भी मटेरियल हो, ठीक है। तो आपको फोकस यहां करना है, इसमें पहला फोकस करना है। दूसरा, आपको करंट अफेयर्स के साथ करना है, समसामयिकी का PT 65 यहां पर उसको करना है, ठीक है। और जो मैं गाइड करता रहूंगा, समय समय पे मैं आपको दिशा डायरेक्शन देता रहूंगा, तो आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है। मैं हूं तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आपको बहुत सारी चीज़ों को मैं इनपुट क्लास के साथ साथ में मैं दूंगा, तो वो आपको साथ में करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं जो है ना, स्टेप 3 यहाँ पर आता है, जो मैंने अभी बताया। स्टेप 3 में यहाँ पर आपको जो अंतिम जो स्टेप 3 आता है, स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में तीसरे चरण में आपको यहाँ पर जो है पर्यावरण मंत्रालय जो है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, PIB वगैरह जो है ना, योजना वगैरह जो हो गया, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर कनेक्ट करना, ठीक है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर हर एक चरण में, जब भी आप कोई भी चरण का आप फॉलो करते हैं, तो इसमें जो है विगत वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसको रिव्यू करना है, उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है। जो विगत वर्ष के प्रश्न पेपर है उसमें से आपको PT प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको फॉलो करना है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप 2011 से लेकर 2020 तक का आप रिव्यू कीजिए, और मुख्य परीक्षा में आप 2013 से अभी तक जितना है 2020 तक में उसको आप रिव्यू कीजिए। आपका पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए। आपने विजन आईएएस क्लासरूम लिया, मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास का स्टडी मटेरियल आपने लिया, तो आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ कवर हो गया। समसामयिकी उसको साथ जोड़ना है, और लास्ट में पर्यावरण जल वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और PIB योजना वगैरह करना है, और साथ साथ में पिछले जो वर्षों के प्रश्न पेपर है उसको सॉल्व करते जाना है ना। तो ये अप्रोच रखना है। जो अर्जुन सिंह का कहना है कि बहुत सारे स्रोत हैं, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। आज बाजार में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा मैगजीन है, बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास उतना समय नहीं है कि आप बहुत सारी चीजों को कर पाए। तो आपको फोकस होना बहुत जरूरी है। आपको एक जो सोर्सेस को फिक्स करके बेहतर ढंग से तैयारी करना होगा, ताकि वहां पर क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में, ठीक है। नीतीश कुमार का प्रश्न है कि मैं मासिक करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं, परंतु मुझे समस्या है कि उसको पढ़ते वक्त मुझे बहुत सारा समय लग जाता है, और यह नहीं पता चलता है कि उससे पढ़ने की क्या तकनीक होनी चाहिए। कृपया यह बता दीजिए कि हमको करंट अफेयर्स में किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल नीतीश ने पूछा है, तो मैं अभी उसको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, मैं, है ना, मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ। ये आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा। जैसे कि विजन आईएएस
है ना, मंथली करंट अफेयर्स। मैं हिंदी में ओपन करके मैं एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कैसे फोकस करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी सवाल आ रहा है, ये पहली क्लास है तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, आपको उसमें हेल्प होगा ये चीज़। ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि इसमें कैसे पढ़ना है। जैसे कि नीतीश का कहना है कि बहुत समय लगता है उसको पढ़ने में, तो उसको हम कैसे मिनिमाइज करें, उसका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, अभी ये ओपन हो रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें जो है ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ कि उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अभी अक्टूबर महीने का खोल दिया, जो अभी जो अक्टूबर महीने का और आपका इसका क्लास भी कराया जाता है, आपके जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते भी हैं आपको, है ना। आपका जो भी मैगजीन में जो कंटेंट होता है उसको पढ़ाया भी जाता है आपको। तो उसी संदर्भ में मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कैसे फॉलो करना है उसको। अब ये डाउनलोड हो रहा है, एक बार ये डाउनलोड हो जाए तो मैं बता, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं तभी बताता हूँ उसमें क्या करना है। जैसे कि विजन आईएएस के मंथली मैगजीन में आप देखेंगे, पहला होता है चर्चा में क्यों है ना, कि चर्चा में क्यों रहा है, वो जो भी टॉपिक होगा, विषय होगा, चर्चा में क्यों है। तो एक वाक्य दो वाक्य दिया होता है, ठीक है। फिर उस जो विषय उसके बारे में जानकारी पॉइंट वाइज दिया होता है, और कई बार उसके संदर्भ में जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको बॉक्स में दिया होता है। आप देखेंगे कई चीजें बॉक्स होता है ना, बॉक्स में जानकारी होता है। तो आपको फिर बॉक्स में जाके फिर वहां पर वो पढ़ना है। तो ये ठीक है, मैं एक काम ऐसा करता हूँ, जहाँ से ओपन नहीं हो रहा है तो मैं आपको वेबसाइट के थ्रू बता दूँ। तो जो बॉक्स में जानकारी होता है उसको पढ़ना है, जो उसमें नीति या कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसके बारे में पढ़ना है ना। तो विजन आईएएस हिंदी मैगजीन जो है, मैं इसको, और ये मैं इसके बारे में ये चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, ये ओपन हो चुका है, मैं इसको, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। अब ये अक्टूबर महीने का है ना, अक्टूबर महीने दिया। अब मैं इसके इन्वायरमेंट वाले टॉपिक पे आता हूँ। इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है, ये आपका पर्यावरण का टॉपिक ये दिया हुआ है। मैं वहाँ ले जाता हूँ, ये चीज़ है। पहला यहाँ पर दिया हुआ ये चीज़ है कि राष्ट्रीय जो है तटीय नौवहन विधेयक आया हुआ है, ठीक है। सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों है, सुर्खियों में क्यों है, ये दिया हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई ऐसी विधेयक, है ना, जब कोई ऐसी विधेयक को भारत सरकार के द्वारा लाया जा रहा है तो वो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि विधेयक के प्रावधान क्या है। अब जैसे यहाँ विधेयक के जो प्रमुख कार्य जो प्रावधान दिया हुआ है कि सभी विदेशी जहाज़ों को और नौकाओं को अनिवार्य लाइसेंसिंग करनी होगी, राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन सामरिक योजना बनाई जाएगी। तो ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है, तटीय नौवहन पर का राष्ट्रीय रजिस्टर होगा, अर्थदंडों की अनुसूची होगी। तो ये जो पार्ट है, ये जो भाग है मुख्य प्रावधान, ये आपका मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका महत्व क्या है, ये जो इस विधेयक का जो महत्व है, ये आपको मुख्य परीक्षा में लिखना होगा कि भारत में ऐसा विधेयक की आवश्यकता क्यों है। तो आपको मेंस परीक्षा के तौर पे लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे है, अगर मैं आपको और इसके टॉपिक पे ले जाऊं, यहाँ पर जैसे ये चीज है, ये चीज सुरक्षा, एक मिनट, ये
सुरक्षा के बाद में पर्यावरण है यहाँ पर। अब जैसे ये चीज दिया हुआ है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में दिया हुआ है ना, मैं जूम कर देता हूँ। अब जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है ये पता होना चाहिए। एनजीटी क्या है ना, एनजीटी के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर क्यों चर्चा में है, क्यों सुर्खियों में, तो इसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ जानकारी दिया हुआ है। ये जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विषय में ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना। उसकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में बताया गया है। उसके न्यायाधिकार क्षेत्र क्या है। अब ये जो कानूनों के बारे में दिया हुआ है ना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के जो यहाँ पर जो उसके न्यायाधिकार क्षेत्र के बारे में, जल प्रदूषण नियम के बारे में, अधिनियम के विषय में, वन संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण, तो यहाँ डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के किन कानूनों के संदर्भ में अपना फैसला दे सकता है। 1, 2, 3, 4 है ना। वन संरक्षण अधिनियम एक, दूसरा वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। तो आपको चयन करना होगा 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 2, इस तरह के सवाल होंगे, है ना। तो ये चीज जो है आपको पढ़ना है। और इसके महत्व जो है ये मुख्य परीक्षा का है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का महत्व क्या है, महत्व के बारे में, उसकी उपयोगिता के विषय में आपको मुख्य परीक्षा में लिखना होगा। ये आपको मेंस परीक्षा में यहाँ पर काम आएगा, है ना। ये सारी चीजें जो मेंस परीक्षा। और जो बैकग्राउंड है, अब ये जो बैकग्राउंड है विगत कुछ वर्षों में इसका दिया गया, ये बैकग्राउंड है। अब वो बैकग्राउंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बैकग्राउंड केवल इसलिए होता है, पृष्ठभूमि इसलिए दी जाती है ताकि आपको राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अभी तक के पिछले 2010 से लेकर अभी तक क्या कार्य हुआ है ना, जो आपको कई बार मेंस परीक्षा में उदाहरण देने में काम देता है। आप उदाहरण के साथ समझा सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर अगला अगर आप जाएंगे तो अब ये जो है ये सारे मुख्य परीक्षा के लिए है ना। चुनौतियां क्या है, मुद्दे क्या है, ये मुख्य परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे चुनौतियां या मुद्दे नहीं पूछे जाएंगे, है ना, समाधान नहीं पूछा जाएगा, वो आपको मुख्य परीक्षा के तौर पे करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, जो भी सवाल होंगे वो डायरेक्ट होगा। अब ये चीज है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2020 रिपोर्ट। प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2000 या आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ABCD संस्था का नाम होगा। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। अब उस रिपोर्ट में क्या जानकारी दी हुई है ना, किस संदर्भ में क्या जानकारी दिया हुआ है, वो आप मुख्य परीक्षा में ऊर्जा संदर्भ में कुछ आप बताना चाह रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, तो आप वहां पर रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको छांटना होगा, इसमें जो है ना आपको छांटना होगा कि जो संस्था है IEA क्या है ना। कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थाओं के बारे में सीधा सवाल पूछा जाता है, तो आपको उस संस्था के बारे में पता होना चाहिए। विजन IAS में दोनों कंबाइंड होता है। आपको छांटना होगा क्या चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो मुझे प्रारंभिक परीक्षा का ये टॉपिक पढ़ना है। मुख्य परीक्षा में महत्व क्या है, लाभ हानि क्या है, विश्लेषण क्या होना चाहिए, मुद्दे क्या है, समाधान क्या होना चाहिए, उसके बारे में मेंस परीक्षा में आएगा, ठीक है। ये आप कैसे जानेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं और पिछले साल के परीक्षा पेपर का आप जब रिव्यू समीक्षा करते हैं, तब आपको आइडिया लगता है कि यूपीएससी परीक्षा मुख्य परीक्षा में ये पूछ रही है, प्रारंभिक परीक्षा में ये आ रहा है, ठीक है। तब आपको पढ़ते वक्त विजन IAS के स्टडी में आप समझ, अच्छा ये मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा पूछा जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में, या राष्ट्रीय पार्क के बारे में, या कोई कानून है, कानून के कुछ मुख्य प्रावधान के बारे में, या संस्थाओं के बारे में, ठीक है, या कोई अभिसमय कन्वेंशंस के विषय में, ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, तो ये मैंने समझा दिया। तो और कोई सवाल है, क्योंकि फिर मैं ऑलरेडी समय इसमें निकल चुका है, फिर मैं लंच ब्रेक दूंगा आप लोगों को, फिर लंच ब्रेक के बाद हम लोग क्लास शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी इसमें अब 1 बजने वाला है, ठीक है आज। तो फिर आपको मैं लंच ब्रेक के बाद फिर मैं शुरुआत करूँ। और कोई सवाल है, जैसे ये आपको आइडिया लग जाएगा, जो मनीष का कहना है ना, वो आइडिया लग जाएगा। जब आप
पिछले साल के पेपर्स को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, अच्छा मेंस परीक्षा में महत्वों के बारे में, नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में, है ना, क्या पहल किया गया उसके बारे में, और संदर्भ में क्या चुनौती क्या है, समस्याएं क्या है, उसमें क्या समाधान होना चाहिए। तो वो आपको मेंस परीक्षा के तौर पे इंपॉर्टेंट होता है जब आप मटेरियल को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में सीधा होगा, कोई राष्ट्रीय पार्क के बारे में आ गया, संकर प्रजाति के विषय में पूछ लिया गया, कोई संस्था के बारे में पूछ लिया, कोई अधिनियम या कोई विधेयक के विषय में जो प्रमुख प्रावधान है उसके बारे में प्रश्न आ गया तो डायरेक्ट तौर पे आएगा। अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसा अभिसमय है उसके बारे में सवाल आ गया, कोई पहल है उस पर आ गया, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो अभी कोई प्रश्न नहीं है तो ये चीज़ को यहाँ ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्लासरूम में पढ़ाने का तरीका क्या होगा। मैं अब जो अगला जो नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर जो है, हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास में मैं जो पढ़ाने का जो तरीका जो आपके बैच का होगा वो ऐसा होगा कि मैं आप लोगों को पहले कुछ चीज़ों को पावर पॉइंट से समझाऊंगा, ठीक है। क्लास का जो पढ़ने का तरीका क्या है, तो हम लोग क्लास किस तरह से कंडक्ट करेंगे। क्लास को जो कंडक्ट किया जाएगा इसमें कुछ ऐसे पावर पॉइंट होंगे, है ना। मैं पावर पॉइंट का उपयोग करूंगा। पावर पॉइंट का जो उपयोग होगा, पावर पॉइंट का, इसमें कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, है ना, इसमें कुछ जो है ना जो फोटोग्राफ वगैरह इमेजेस वगैरह होगा। तो ये एक तरह से विजुअल एस्पेक्ट में जो है ना, ये आपको विजुअल लेवल पे काम करेगा, ठीक है। पीपीटी में कुछ पॉइंट्स होंगे, पावर पॉइंट पे स्लाइड्स होगा जो आपको एक विजुअल एस्पेक्ट में काम होगा। दूसरा जो है, इस संदर्भ में जो जानकारी जो है, इस संदर्भ में जो जानकारी होगा वो मैं व्हाइट बोर्ड में, है ना, व्हाइट बोर्ड में लिखकर मैं बताऊंगा। व्हाइट बोर्ड में लिखकर, ठीक है, उसमें कई फ्लो चार्ट होगा, कई डायग्राम होगा, कई मुख्य बिंदु होंगे उसमें, है ना। ये मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है ना। तो व्हाइट बोर्ड में लिखकर, और इसके संदर्भ में कहीं पर कुछ होगा अगर मुझे कुछ डिक्टेशन करना होगा, है ना, प्लस इसके कुछ यहाँ पर कहीं भी अगर मुझे लगता है कि डिक्टेशन करना है या मुझे कहीं हाईलाइट करना होगा तो मैं इस वो हाईलाइट जो है आपके विजन आईएएस के क्लासरूम स्टडी मटेरियल से मैं बता दूंगा, वहां से मैं हाईलाइट कर दूंगा। मैं जो भी चीजें वहां होंगी वहां पर मैं हाईलाइट कर दूंगा मैं, ठीक है। और तीसरा यहां पर जो होगा, तीसरा एस्पेक्ट होगा कि कुछ जो वेबसाइट वगैरह होंगे, है ना, इस संदर्भ में जो वेबसाइट होगा या कोई रिपोर्ट वगैरह है या कोई ऐसी मतलब पढ़ने के लिए जो चीजें हैं वो मैं आपको लिंक करूंगा, उसको लिंक करना। कई बार वीडियोस वगैरह भी होगा, क्वेश्चन भी होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होगा, है ना, जो विगत वर्ष के जो प्रश्न पेपर होंगे, मैं उस संदर्भ में भी इसका जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन हो गया, आपका असाइनमेंट प्रश्न हो गया यहाँ पर, है ना, असाइनमेंट प्रश्न जो आपको मिलता है, असाइनमेंट क्वेश्चन वगैरह है, इत्यादि जो चीज़ें हैं उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने अभी शुरुआत में आप लोगों को एक डायरेक्शन दे दिया कि इस तरह से हम लोग क्लास को कंडक्ट करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग एक व्यवस्थित तौर पे हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। जो पावर पॉइंट होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। ये जो पावर पॉइंट है ये आपका लॉगिन पेज जो है ना, लॉगिन पेज में अपलोड कर दिया जाएगा, इसका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी मैं स्लाइड्स या पावर पॉइंट उपयोग में लाऊंगा उस संदर्भ में जो भी जानकारी होंगी वो आपका लॉगिन पेज में अपलोड करा दिया जाएगा, ठीक है। जहां पर जो भी मुझे डॉक्यूमेंट होगा जो मैं क्लास में चर्चा में करूंगा वो चीज़ें आपका जो है आईडी में अपलोड कर दिया जाएगा। मेरी आप लोगों से यह विनती होगी कि जब मैं कोई भी डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है, कोई भी आपसे पीपीटी या पावर पॉइंट में शेयर करता हूं तो आप कृपया करके उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में जहां भी है उसको आप सेव कर लें और प्रयास कीजिए कि अगर आपके पास कोई सुविधा हो जहां आप प्रिंट आउट ले सकें तो प्रिंट आउट लेकर अपने क्लास नोट्स के साथ में रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका क्लास के साथ साथ में क्लास नोट्स भी बनता जाएगा। जो कुछ भी मैं व्हाइट बोर्ड में लिखकर या कुछ डिक्टेट करके या कुछ हाईलाइट करके बता रहा हूं आप साथ साथ में करते जाएंगे, वो भी आपका क्लास नोट्स बनेगा। साथ साथ में जो भी आपको मैं
पीपीटी या तमाम चीज़ों को अपलोड करा रहा हो तो उसका भी कहीं आप प्रिंट आउट ले ले, उसको भी कंबाइन कर ले, तो वो भी आपका क्लास नोट्स का काम करेगा। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से ये एक विनती होगा कि जो टॉपिक्स मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो उस संदर्भ में हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को करेंगे। अब फ्लो क्या होगा, टॉपिक का फ्लो क्या होगा, हम लोग क्लास को किस तरह से करेंगे। पहला जो विषय होगा, पहले हम लोग पारिस्थितिकी विषय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पारिस्थितिकी विषय पे जाएंगे, फिर हम लोग जैव विविधता विषय पे पढ़ेंगे। मैं आपको एक फ्लो बताया तो जैव विविधता हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे प्रदूषण टॉपिक पे, फिर मैं प्रदूषण टॉपिक पढ़ाऊंगा। उस संदर्भ में जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन EIA के बारे में पढ़ाऊंगा, और अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन। लास्ट टॉपिक होगा जलवायु परिवर्तन। ये ब्रॉड लेवल पे मैंने आपको लिख दिया। ये फ्लो होगा, क्लासरूम का जो फ्लो होगा इस प्रकार से होगा, क्योंकि आज ये बताना बहुत जरूरी है, एक टीचर को क्लासरूम बताना जरूरी है कि आपको दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। हम लोग शुरुआत करेंगे पारिस्थितिकी विषय से, जो कि बेसिक चीजें हैं, फिर हम लोग जैव विविधता में जाएंगे, सारी चीजें जैव विविधता का पढ़ेंगे। प्रदूषण टॉपिक पे आएंगे, पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय समस्याओं को उसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन या समीक्षा या आकलन EIA के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में जो बैच कंप्लीट होगा वो EIA में स्टार्ट होगा, खत्म होगा। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, लगभग जो क्लासेस संख्या होगी 12 से 13 क्लासेस होंगी। मैं ये भी बता दूं, लगभग 13 क्लास के आसपास होगी, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ा तो मैं क्लास लूंगा, लेकिन वो निर्भर करता है कि डाउट्स क्या आ रहा है ना, आप में आपकी क्लास में डाउट्स वगैरह क्या आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने एक फ्लो दे दिया आपके व्हाइट बोर्ड में, यहाँ पढ़ने का तरीका जो है वो मैंने बता दिया यहाँ पर। अगर आप इस संदर्भ में कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये कंफर्टेबल है आप लोग इससे? ठीक है, ये जो मोड ऑफ टीचिंग होगा, ये टॉपिक का मैंने लिस्ट बताया कि हम लोग सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे, ताकि आपको पहले क्लास से एक पता चल जाए कि क्लास किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, है ना। और मैं आपको बताया तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कई चीज़ों को मैं क्लास में बताऊंगा। और अब मैं आप लोगों से एक बात का और विनती करूंगा कि आप लाइव क्लास में आइए और क्लास में ही समझने का प्रयास कीजिए और क्लास में ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अंतिम समय के लिए छोड़ मत दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि जो भी बेसिक चीजें मैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी में या जैव विविधता में, ये तमाम जो बेसिक चीजों को मैं बताऊंगा, जो कि सिलेबस या पाठ्यक्रम के साथ में मैं क्लास में चर्चा करने जा रहा हूं, अगर आप लाइव क्लास में साथ साथ में पढ़ लें और जो भी डाउट्स अपना क्लियर कर लें, तो आपको किताब की जरूरत ही नहीं है। आपका जो क्लास नोट्स है वो सफिशिएंट होगा रिवाइज करने के लिए। आपको परीक्षा से पहले एक आपका नोट्स होना चाहिए ना, जो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से इस बात की गुजारिश करूंगा कि आप पर्यावरण विषय का जो क्लास है, आप हर क्लास को अटेंड कीजिए। क्या होता है, बीच में कभी आप गायब हो जाएंगे, फिर बाद में आएंगे तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे पहले क्या हुआ या बाद में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपको लिंक करने में दिक्कत होगी। तो मेरी आप लोगों से इस बात की विनती होगी कि आज जितने विद्यार्थी आज क्लास में हैं, आप सभी लोग प्रयास कीजिए कि लगातार आप सभी क्लासेस को अटेंड करें और क्लास का पूरा फायदा उठाना है, क्लास का पूरा लाभ उठाना है। क्या लाभ उठाना है? क्लास में ही पूरा करना है ना। प्रयास करना है कि क्लास में ही चीजों को समझना है और उसे याद रखना है, ताकि बाद में आपको उसके लिए दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता ना हो और ज्यादा से ज्यादा समय जो है आप करंट अफेयर्स में बिता पाए, करंट अफेयर्स को पढ़ने में समय आप अपना लगा सके वहां। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ हम लोग इस क्लास को अंत करते हैं, फिर हम लोग दूसरी क्लास में पारिस्थितिकी विषय से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दूसरी क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।